सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन टेस्ट लेके आए हैं जो क्लास 8 साइंस का, और जो चैप्टर है उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल फ्यूल। तो आपको बताना है इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में अगर आप देखेंगे तो वुड जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है, जिसमें जो कोल है ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल माना जाएगा। ठीक है, बायोगैस को हम लोग फॉसिल फ्यूल नहीं कह सकते, याद रखिएगा। हालांकि ये फ्यूल है लेकिन ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कोल। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक कोल का टाइप नहीं है। कोल मेनली अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके के होते हैं। एंथ्रासाइट होता है, बिट्यूमनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। लेकिन पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कोक जो है ये कोल का टाइप नहीं है, अलग होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का जो मेन यूज़ होता है वो क्या होता है, तो पहला दिया गया है कुकिंग, दूसरा दिया गया है लुब्रिकेटिंग मशीन्स, तीसरा दिया है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, चौथा दिया गया है फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पेट्रोलियम में कंफ्यूज मत होइएगा, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। अब देखिए अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो कौन सा है, तो ये डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अब देखिए जो नेचुरल गैस होती है इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, मीथेन होता है। अगर आपसे सीएनजी बोला जाता, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पे भी मेन कंपोनेंट क्या होता, मीथेन होता। लेकिन अगर एलपीजी बोल देते कि एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आपका ब्यूटेन सही होता। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, जिसको बहुत कम टाइम में हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। कोल नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस भी नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन सोलर एनर्जी जो है ये क्या है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, ये सब के सब कैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इसमें कहा गया, विच प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करी जाती है, तो पूछा गया कौन सा सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है, तो क्या नहीं मिलता है, तो चारकोल नहीं मिलता है। बाकी डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, एलपीजी मिलेगा, तीनों चीज़ें मिलेंगी, चारकोल नहीं मिलेगा। ये चारकोल किससे बना, कोयले से बना, कोल से बना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसमें कहा गया, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। अब देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट पूछा गया किस में होता है, तो ये एंथ्रासाइट में होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट के बाद बिट्यूमनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, और सबसे कम किस में होता है, पीट में होता है। अगले पे आते हैं, कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम। अब कोल कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो डेड प्लांट्स से हम लोग को कोल मिलता है। जब ये डेड प्लांट्स बरी हो जाते हैं, अर्थ में नीचे चले आते हैं, तो इन पे प्रेशर बढ़ता आता है। प्रेशर जब बढ़ता है तो ये जो प्लांट्स थे धीरे धीरे करके दबते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और ये कोयले में बदल जाते हैं। और फिर यही और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो यही कोयला क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए आपको बताना है थर्मल पावर प्लांट में इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, तो कोल यूज़ करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट में। याद रखिएगा क्या यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं। अगले पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन का पूछा गया है कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए कोल फॉर्मेशन बारे में बताया गया है, कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट मटेरियल। तो अभी हमने आपको बताया कोल किससे बनता है, डेड प्लांट्स मटेरियल से बनता है, दैट एक्यूमुलेटेड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इन अ स्वाम्पी एरियाज। तो जो स्वाम्पी एरियाज़ होते हैं, दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, नीचे बरी हो जाते हैं, और टाइम के साथ क्या होता है कि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और ये सॉयल और रॉक की लेयर्स में नीचे जाते चले आते हैं। ठीक है, मतलब नीचे पहुंच जाते हैं। हीट एंड प्रेशर फ्रॉम दीज लेयर कॉज केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब जब ये जो आपने डेड प्लांट्स देखे थे, जब ये मान के चलते हैं यहाँ पर लेयर ऑफ सॉयल है, ये एक डेड प्लांट है। अब जब ये नीचे जाएगा बहुत ज़्यादा तो इसमें फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस से जो प्लांट मटेरियल हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। अगले पे आते हैं, लिस्ट एनी 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार।
अब कोल तार से पूछा गया है कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो जैसे बेंजीन हो गया, ये बनता है। नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, नैप्थलीन बनती है। फिनॉल बनता है, एनिलीन बनती है। तो ये कुछ आपको याद कर सकते हैं जो कोल तार से हम लोग को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। वाई इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। तो देखिए, ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता होगा गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू, तो इसी तरीके से पेट्रोलियम भी बहुत महंगा मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इट इज़ क्रिटिकल एनर्जी रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए पेट्रोलियम ज़रूरत होता है, मतलब रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करता है, काम करता है। तो इसलिए पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो देखिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया सीएनजी और एलपीजी हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये जो फ्यूल्स होते हैं ये क्लीनर फ्यूल्स होते हैं, मतलब इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या जो भी एग्जॉस्ट निकलता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड डीजल। तो पेट्रोलियम और डीजल में अगर आप एग्जॉस्ट की मात्रा देखेंगे, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो भी फ्लेम्स निकलती हैं, मतलब जो भी ये कह सकते हैं जो भी पोल्यूशन हो रहा है वो इसमें से कम होगा। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में से पोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए सीएनजी और एलपीजी जो होती हैं इनको बेटर फ्यूल माना गया है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होती हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एफिशिएंसी के केस में अगर देखा जाए तो सीएनजी और एलपीजी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ये कम कर देंगी। अगले पे आते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफ़ाइन कैसे किया जाता है पूछा गया है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग क्रूड ऑयल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो कच्चा तेल होता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, अब जब गर्म करते हैं तो क्या है कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो सेपरेट आउट, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। और जिस प्रोसेस से सेपरेट आउट होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और जब सेपरेट आउट होते हैं तो जाते कहाँ पे हैं, तो अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग आप देखेंगे कॉलम होते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम होते हैं, उसी में जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो नेचुरल गैस होगी वो किसी कॉलम में कलेक्ट होएगी, पेट्रोलियम कहीं कलेक्ट हो जाएगा, डीजल कहीं कलेक्ट हो जाएगा, केरोसिन कहीं कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग कॉलम में अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में देख लेते हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल एंड देयर यूजेस। अब कोल के अलग अलग प्रकार पूछे गए हैं, जैसे सबसे पहला दिया गया है पीट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज जो होती है कोल फॉर्मेशन की, उसमें क्या बनता है, पीट बनता है। सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है पीट में, याद रखिएगा। ठीक है, और जहाँ पर बहुत अच्छा कोयला नहीं पाया जाता तो वहाँ पर इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छा कोयला महंगा होगा, ये सस्ता होगा। तो जहाँ पर महंगे कोयले नहीं पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है जहाँ एंथ्रासाइट और बिट्यूमिनस नहीं मिल रहा है लेकिन पीट अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो वहाँ पर इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट का देखेंगे तो लिग्नाइट को याद रखिएगा ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि ब्राउन कोल किसको कहते हैं, तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। और इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये हेल्प करता है। बिटुमिनस कोल पे आते हैं, बिटुमिनस कोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बिटुमिनस कोल क्या है। तो बिटुमिनस कोल में अगर आप देखेंगे तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पहली चीज़ तो यूज़ किया जा रहा है, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसको यूज़ किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं इससे, थर्मल पावर प्लांट के मतलब डाला जाता है इसको, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी जहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी इस कोयले को यूज़ करते हैं। एंथ्रासाइट क्या है, एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा कोल होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, यूज फॉर हीटिंग एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहली चीज़ हीटिंग में तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इसको मेटलर्जी में इसको यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी का मतलब क्या है कि जो हम लोग देखते हैं ओर होता है, ओर का जब कन्वर्जन प्योर मेटल में किया जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, और कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट कोल यूज़ किया जाता है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम इन डेली लाइफ। अब पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा यही,
लेकिन आपको क्या करना है, हमने छोटे में आंसर दे दिया है, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वैन जो चलती है, ठीक है, जो बसें चलती हैं, पहले तो ट्रेन्स भी इसी से चलती थी। हीटिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेनली अगर आप देखेंगे इसको बेसिक पर्पसेस में, जो आपने देखा होगा जो धोबी लोग होते हैं और जो कपड़ा वपड़ा लोग प्रेस करते हैं दुकान पे, वो इसी कोयले को यूज़ करते हैं, उससे ये काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है, मेनली थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, केमिकल्स बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मॉडर्न लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगले पे आते हैं, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। अब आपको पता ही होगा फॉसिल फ्यूल क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एयर पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं। ठीक है, बहुत और भी कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इससे निकलती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करेगा जिससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये 3 टर्म केवल आप याद रखिए। एयर और वाटर पोल्यूशन हो गया, पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हो गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कौन कौन सी गैस आप लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दीजिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड लिख दीजिए, इतना बहुत है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक लेयर बना लेती है। तो जो भी हीट यहाँ से जा रही होती है, ठीक है, अर्थ से टकरा के जो सनलाइट की हीट मतलब ऊपर वापस जा रही होती है एटमॉस्फेयर में, वो वापस नहीं जा पाती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होके फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इन सबसे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, बहुत बेसिक सा था। हाउ कैन वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। ठीक है, वेस्टेज बचाएं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है सोलर। ठीक है, सोलर पावर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग घरों में आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कार पूलिंग भी बहुत अच्छा एक टेक्निक है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो क्या है कि अब अकेले कार बुक कराएंगे तो उससे बेटर है कि 3-4 लोग मिलके उसी कार को शेयर कर ले और बुक करा के चले जाएं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए। ठीक है, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे पहले आपने देखा होगा बल्ब यूज़ होते थे 100 वाट वाले, अब CFL यूज़ होते हैं जो उतनी ही हम लोग को लाइट देते हैं, लेकिन वो केवल 10 से 15 वाट के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो अभी हमने देखा ही था पेट्रोलियम कैसे फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ दी गई है, लेकिन वहाँ पर हम लोग ने कोल देखा था, यहाँ पेट्रोलियम पूछा गया। याद रखिएगा, जो कोल होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है डेड प्लांट से, लेकिन पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है मरीन ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दैट सैंक टू दी ओशन फ्लोर मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मतलब जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले कहाँ हो गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, ओशन में बहुत ज़्यादा नीचे जाके डूब गए थे, मर गए थे। दीज रिमेन्स वर बरीड। अब यही सेम प्रोसेस हुआ कि उनके जो रिमेन्स थे वो धीरे धीरे करके दबते रहे। सेडिमेंट्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, रॉक की, उसमें दबते गए। ठीक है, तो उनको हाई हीट और हाई प्रेशर मिला, जिससे उनके अंदर केमिकल और फिज़िकल चेंजेस हुए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गए। फिर ये जो हाइड्रोकार्बन है ये निकलते कहाँ से हैं, तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं रॉक्स में, वहाँ से ये निकलने लग जाते हैं। ठीक है, और उसी में ही ट्रैप भी होते हैं, तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उससे निकलने लग जाएंगे। नॉन पोरस रॉक में ही छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, क्योंकि नॉन पोरस हर जगह तो नॉन पोरस होगा नहीं, वहाँ पे तो ट्रैप हुआ था, लेकिन अगर उसको कोई छोटा सा भी बिंदु मिल जाता है, कोई भी सेंटर मिल जाता है निकलने का, वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं और उसको आसानी से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसी को पेट्रोलियम रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग ने चैप्टर देखा कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके हम लोग ने कई सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिसके हम लोग ने वीडियोस बनाए हैं, MCQs बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।